देखो, इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे तो स्टीम टरबाइन। लेकिन स्टीम टरबाइन से पढ़ने से पहले बेसिकली होता क्या है कि टरबाइन जो है, टरबाइन के ब्लेड पर स्टीम का जो जेट जाएगा, उस पर नोजल भी लगा होता है। तो थोड़ा सा नोजल के बारे में पढ़ लेते हैं। कोई भी जो प्रेशर वेव है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट डेल्टा पी बाई डेल्टा रो होता है, ठीक है। डेल्टा पी बाई डेल्टा रो होता है। अब प्रेशर डिफरेंस और डेल्टा पी का इक्वेशन डिराइव करने के बाद जो सी का जो वैल्यू आएगा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए गामा टाइम आर टी होगा, और आइसोथर्मल के लिए सिंपली गामा टाइम आर टी होता है ना, मुझको पता है। अब देखो, ये जो फॉर्मूला है डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी ब्रैकेट के अंदर एम स्क्वायर माइनस वन, इस वाले फॉर्मूला से मालूम ये चलेगा कि जब मैक का वैल्यू, मैक नंबर लेस देन वन होगा, यानी कि सब सोनिक होगा, उस केस में अब देखो डेल्टा वी बाई बी, यानी कि अगर हमें वेलोसिटी बढ़ाना है तो एरिया कैसे रखना पड़ेगा, या वेलोसिटी कम करना है तो एरिया कैसे रखना पड़ेगा। यानी कि नोजल या फिर डिफ्यूजर क्रॉस सेक्शन एरिया घटने के हिसाब से होगा या बढ़ने के हिसाब से होगा, वो इस पे डिपेंड करता है, मैक नंबर पर डिपेंड करता है। तो हमेशा कन्वर्जिंग सेक्शन नोजल नहीं होता है। ये जो कन्वर्जिंग सेक्शन इक्वल टू नोजल, ये कब होगा, जब मैक नंबर हमारा लेस देन वन होगा। सब सोनिक के लिए ये होता है। और ये हमारा डाइवर्जिंग सेक्शन क्या होता है, डिफ्यूजर होता है सब सोनिक के लिए। और सिमिलर अपोजिट हो जाता है अगर हमारा मैक नंबर ग्रेटर देन वन होगा। अगर मैक का वैल्यू वन से ज़्यादा होगा तो उस केस में कन्वर्जिंग सेक्शन जो है नोजल ना बिहेव करके डिफ्यूजर बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है बेसिकली, ये फॉर्मूला से हम मेंस में अगर आपको कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो दिखा सकते हैं कि ये कैसे आपका कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कब होगा, नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ और है कि अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा, इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहे, तो उस केस में मास फ्लो रेट इक्वल टू रो ए वी, ये तो जनरल फॉर्मूला होता है कि भाई मास फ्लो रेट जो है डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी है। अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो डेल्टा रो बाई रो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई वी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से डेल्टा ए और डेल्टा वी इक्वल टू नेगेटिव में आ रखा है, और यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस वन वाला टर्म नहीं है। एम स्क्वायर माइनस वन वाला टर्म नहीं है, या फिर ये बोलो कि उसके जगह पर माइनस है, मतलब कि मैक नंबर लेस देन वन टाइप का हमेशा दिख रहा है ना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इनकम्प्रेसिबल है तो हमेशा 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 हमेशा, चाहे चाहे एम की वैल्यू कुछ भी हो, सब सोनिक हो या तुम्हारा सुपर सोनिक हो, दोनों केस में इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो फिर कन्वर्जिंग पैसेज हमेशा नोजल बिहेव करेगा और डाइवर्जिंग पैसेज हमेशा डिफ्यूजर बिहेव करेगा, ठीक है। बाकी देखो नोजल में क्या होता है कि मैक नंबर जो है थोड़ा सा, जैसे कि ये मान लो कि मैक नंबर वन है, ज़्यादा है मैक नंबर, फिर फ्लो होता है गया, फिर कुछ थ्रोट आता है जहाँ पर मैक नंबर एक्जेक्टली वन होता है, इसके बाद फिर मैक नंबर घटने लगता है। तो वो सब कहानी भी है, आगे वाले फोरना में देखेंगे, एक लेक्चर और लेके आएंगे उसमें आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नोजल के एफिशिएंसी। नोजल के एफिशिएंसी का बारे में आपको बता दें कि मान लो कि ये हमारा नोजल है, ये हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, लेकिन हमारा फ्रिक्शन के कारण क्या होता है कि ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल हो गया और ये हमारा आइडियल है, तो एक्चुअल बटा आइडियल क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा। और V2 हम कैसे निकाल लेंगे, अगर इंथैल्पी बैलेंस लगे यहाँ पर और यहाँ पर हम क्या करेंगे, SFW लगाएंगे, स्टडी फ्लोट एनर्जी क्वेश्चन लगाएंगे, तो H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई टू इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई टू होता है। और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि बेसिकली एक वेलोसिटी जो है, जो इनलेट वेलोसिटी है उसको हम जीरो मान के चल रहे हैं, ठीक है। V1 वेरी बिट लेस V2 मान के चल रहे हैं, तो V2 इक्वल टू टू टाइम अंडर रूट डेल्टा एच, ठीक है। छोड़ो ये सब हटाओ, ये सब हमने बता रखा है, ठीक है। अब नोजल में फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा भाई, इंथैल्पी कम हो जाएगा, रिडक्शन इन द एग्जिट वेलोसिटी हो जाएगा, इंक्रीज इन ड्राइनेस फ्रिक्शन हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी वगैरह घट जाएगा, डिक्रीज इन मास फ्लो हो जाएगा, वैसे। आइए बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का मतलब हो गया, पावर प्लांट का मतलब बिजली बनने वाला जगह। अब वहाँ पर थर्मली यानी कि हम स्टीम से बना रहे हैं, यानी कि बॉयलर होगा। तो देखो पूरे प्लांट प्लांट मतलब जैसे कि आपका एक डिपो है ना, पूरा का पूरा प्लांट की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री में देखो टरबाइन होगा। टरबाइन भी मतलब पूरा एक सेट में होगा, ये नहीं कि सिंपल सा एक टरबाइन लेके आ गए भाई। हाई प्रेशर टरबाइन होगा, इंटरमीडिएट होगा, फिर लो प्रेशर टरबाइन होगा, फिर कंडेंसर बड़ा सा होगा, है ना। इसमें बहुत सारा चीज़ भी होता है, इक्विपमेंट्स वगैरह, स्टोरेज वगैरह होता है, इजेक्टर डीएरेटर जिससे हम एयर निकालते हैं, है ना। ये फिर पंप वगैरह भी लगा होता है, फिर बेसिकली जा करके क्या चला जाएगा, बॉयलर में चला जाएगा। फिर बॉयलर का भी स्टेज होगा भाई, इकोनोमाइजर वगैरह, ये बहुत सारा बॉयलर ड्रम, ये सब कन्वेक्टिव सेंसिबल हीट ट्रांसफर वगैरह वो चीज़ होता है। इसके बाद फिर जा करके वो टरबाइन में जाता है, और ये इस तरह से मतलब होता है, बड़ा सा प्लांट होता है, ठीक है। अब इस प्लांट के अंदर हम सिर्फ एक कंपोनेंट पढ़ेंगे, अभी टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टरबाइन वाले चैप्टर में आते हैं, ये रहा हमारा मेन चैप्टर जिसको हमें पढ़ना है अभी, जिससे न्यूमेरिकल वगैरह आता है एग्जाम में, मेंस एग्जाम
मेंस एग्जाम में, ठीक है। अब स्टीम टरबाइन की बात करें, देखो टरबाइन है तो कंप्रेसर का उल्टा होगा, है ना। अभी जो पिछले लेक्चर्स वगैरह में हमने कंप्रेसर देखे हैं, उससे बिल्कुल ये उल्टा हो रहा है हमारा स्टीम टरबाइन, है ना। अब स्टीम टरबाइन की अगर हम बात करें तो भाई टरबाइन है तो इसका दो तरह का फ्लो होता है, एक एक्सेल एक रेडियल होता है। तो टरबाइन जो है ना, स्टीम वाला टरबाइन जो है आज की दुनिया में सिर्फ जनरली जो यूज करते हैं वो एक्सियल फ्लो होता है, ठीक है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसको बोल दो आप। अब ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए होता है तो हमको पता ही है। देखो इट इज अ प्राइम मूवर, जो हमारा टरबाइन है बेसिकली एक प्राइम मूवर है विच कन्वर्ट्स दी हीट एनर्जी, जो हमारा स्टीम की हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो स्टीम टरबाइन आर यूज आर जनरली एक्सियल फ्लो मशीन दैट इज स्टीम फ्लो ओवर इन द ब्लेड इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल में हो गया तो एक्सियल फ्लो हो गया, सिंपल सी बात है। अब देखो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन जो है बहुत तरीके से होता है, बेस्ड अपॉन द वर्किंग प्रिंसिपल, है ना। तो वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक इम्पल्स वाला होता है और एक रिएक्शन वाला होता है। इम्पल्स वाले में क्या होता है और रिएक्शन वाले में क्या होता है, पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, जो कि थ्योरी यहाँ पर लिखा हुआ है ना। थ्योरी जो है ज़्यादा यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं पहले। आइए आइए यहाँ पर, ये देखिए, ये बेसिकली है ना, ये इम्पल्स टर्बाइन। इम्पल्स टर्बाइन में क्या होता है कि भाई ये जो आपका जो मूविंग वाला दिख रहा है व्हील टाइप का, है ना, ये टरबाइन का ब्लेड्स मान लो आपको, मान लेते हैं इसको। ये स्टीम जो है यहाँ से भेजा, ये यहाँ से भेजा और ये यहाँ से भेजा, मतलब इस तरह से जो है एक वर्ल्ड इसको मिलता है। दिस नोजल विल बी फिक्स्ड इन द स्टार्टर। स्टार्टर में क्या होता है, नोजल फिक्स होगा, है ना, और वो टेंजेंशियली क्या होगा, इस पर छकेगा। एंड अदर रोज विल बी मूविंग लाइक द मूविंग ब्लेड एंड फिक्स ब्लेड। तो भाई मतलब इम्पल्स वाले में क्या होगा, नोजल एक रोटर फिक्स होगा, वो छर्रा मारेगा, जिसके कारण ये घूमेगा, तो बेसिकली ये क्या होगा, इम्पल्स टर्बाइन हो गया। बेसिक रफ वे में अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे हम ऊपर आइए बात करते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, यस 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 यस, ओके। हाँ, तो इम्पल्स टर्बाइन के बारे में बात करते हैं। इम्पल्स टर्बाइन में थोड़ा सा देख लीजिए क्या होता है। इम्पल्स टर्बाइन में क्या होगा कि एक नोजल होगा, एक मूविंग ब्लेड होगा, ठीक है। नोजल मैंने दिखाया आपको, मूविंग ब्लेड बताया मैंने आपको। तो नोजल और मूविंग ब्लेड, देखो ये टरबाइन की बात हो रही है। टरबाइन में हमारा क्या पर्पज है, टरबाइन में हमारा पर्पज क्या है कि भाई ये कंप्रेसर नहीं है कि हमें प्रेशर बढ़ाना है, हमें क्या, अगर प्रेशर मिलेगा उस प्रेशर से वेलोसिटी को बढ़ाना है ना, वेलोसिटी को बढ़ाना है बेसिकली। देखो नोजल में क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा था, ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है नोजल में। नोजल में होता है क्या है कि वेलोसिटी बढ़ता है ना, तो वही वेलोसिटी बढ़ेगा कब, ये वेलोसिटी बढ़ा आपका और ये प्रेशर आपका घटा, प्रेशर घटा तो वेलोसिटी बढ़ा, ठीक है। अब मूविंग ब्लेड में क्या होगा कि भाई मूविंग ब्लेड हमने आपको बताया ना कि व्हील की तरह, अभी आपको मैंने एक फोटो दिखाया। तो मूविंग ब्लेड में कुछ नहीं होगा, ये वेलोसिटी, ये प्रेशर जितना था उतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मूविंग ब्लेड थोड़ा सा वेलोसिटी जो है ड्रॉप हो जाएगा। ये हो गया हमारा इम्पल्स वाले में, सिंपल ऐसे करके ऐसे बना देना है, फिर ऐसे ऐसे बनाना है, ठीक है। अब रिएक्शन वाले में क्या होगा कि रिएक्शन वाले में क्या होगा कि देखो प्रेशर जो है इसमें भी, रिएक्शन वाले में देखो नोजल हटा दो तुम, अब बच गया क्या, मूविंग ब्लेड तो दोनों में है। अब नोजल का जगह डाल दो फिक्स ब्लेड, क्योंकि नोजल भी जो है फिक्स ब्लेड पर ही था, फिक्स फिक्स यानी कि रोटर पर था इम्पल्स वाले में। अब यहाँ पर रिएक्शन की बात हो रही है, तो वहाँ पर नोजल टर्म यूज नहीं करेंगे, फिक्स ब्लेड यूज करेंगे, ठीक है। तो फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड। अब देखो प्रेशर जो है, प्रेशर तो घटना ही था भाई, प्रेशर तो घटा घटा घटा। पहले क्या था, इम्पल्स वाले में कांस्टेंट था, अब क्या होगा, ये और घटेगा, ठीक है। वेलोसिटी क्या था, पहले बढ़ता है तो यहाँ भी बढ़ा वेलोसिटी, फिर घटा जैसे इसमें घटा था। दोनों में इम्पल्स और रिएक्शन में वेलोसिटी वाला ट्रायंगल दोनों में सेम बनेगा, और जो नोजल वाला जो प्रेशर वाला ट्रायंगल है वो नोजल में कम हुआ, यहाँ फिक्स ब्लेड में कम हुआ, दोनों सेम है। मूविंग ब्लेड में क्या था, कॉन्स्टेंट था, यहाँ पर क्या और ड्रॉप हुआ, ठीक है, बस यही है। देखो बेसिकली अगर इम्पल्स की बात करेंगे तो ये देखो इक्वली स्पेस्ड है ना, या मतलब सिमेट्रिकल इसको बोल सकते हो। Vr1 Vr2 दोनों बराबर होता है, P1 इक्वल टू P2 होता है, प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर P1 P2 है ना मूविंग ब्लेड में, तो प्रेशर ड्रॉप कहाँ से हुआ, और Vr1 Vr2 क्या होगा, बराबर होगा, Vr1 Vr2 बराबर हो गया। अब अगर हम रिएक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका ये ब्लेड जो है ये थोड़ा सा कन्वर्जिंग टाइप का होगा। देखो ये इक्वली स्पेस नहीं है ना। और यहाँ पर क्या होगा कि देखो हम क्या करेंगे, प्रेशर जो है ड्रॉप कर रहा है, यानी कि P1 जो है ज़्यादा हो गया P2 से। देखो ये वाला P1 ज़्यादा है P2 से, तो वही लिखा है। और Vr1 जो होगा, अब पहले यहाँ था, अब थोड़ा उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Vr1 जो है बढ़ जाएगा, Vr2 हो जाएगा, वही है, Vr2 विल बी ग्रेटर देन Vr1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई स्टीम की बात करें ना, टरबाइन तो वेलोसिटी तो बढ़ना था ना, इसीलिए Vr2 बढ़ गया, ठीक है। आइए हम इम्पल्स की बात करते हैं, अब सिर्फ और सिर्फ इम्पल्स की बात करते हैं। इम्पल्स वाले की अगर बात करेंगे, ये डायग्राम मतलब ये किस तरह से आया, आपको एक नीचे डायग्राम दिया हुआ है, जो आपको मैंने पहले बता रखा है, मतलब इस तरह से एक दिखता है, ठीक है। ये हमारा इम्पल्स है। अब ये जो चीज़ है इम्पल्स और ये हमारा रिएक्शन है,
आइए बात करते हैं Vr1 इक्वल टू Vr2। देखिए अब ये डायग्राम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे बना हुआ है, इसके लिए बस एक फोटो में दिखाऊंगा आपको। पेज नंबर 92 हमें दोबारा आना है, 92 पे आना है। देखिए देखिए ये बेसिकली क्या है कि ये जो ब्लेड है ना इस तरह से, अब एक एक फिक्स वाला होगा, एक मूविंग वाला होगा, है ना। तो ये जो दोनों वाला जो, अब इसको भी यहाँ से देखेंगे क्रॉस सेक्शन से, तो वो वाला डायग्राम आ रहा था, ठीक है। अब मैं दोबारा जाता हूँ, पेज नंबर 92 पे जाता हूँ, 92, ओके, 92 डन। देखिए यहाँ पर आ गए हम लोग। अब यहाँ पर क्या है कि स्टीम टरबाइन एक्सियल आर रिवर्स, है ना। अब यहाँ पर ये है। अब क्या है कि Vr1, अब देखो इस वाले मैंने बताया Vr1 इक्वल टू Vr2 है, P1 इक्वल टू P2 है, या और रिएक्शन वाले में क्या है, P1 ग्रेटर देन P2, Vr2 ग्रेटर देन P1। अब देखो डिफरेंस की बात हो रही है। इसका जो प्रोफाइल है ब्लेड क्या है, इम्पल्स यहाँ पे एरोफोइल टाइप अनसिमेट्रिकल, ये मतलब सिमेट्रिकल और ये अनसिमेट्रिकल, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि कन्वर्जिंग सेक्शन हो रहा है, और यहाँ पे कंप्रेसर में क्या होता है कि डाइवर्जिंग होता है। अगर कंप्रेसर होगा तो इधर से इनलेट होगा, और अगर टरबाइन है, स्टीम है, इधर से होगा, ठीक है। वही है कि स्टीम टरबाइन और एक्सेल फ्लो कंप्रेसर जो हमने पढ़ा है, बेसिकली दो अपने आप, बस अपने आप में दोनों रिवर्स फिनोमेनन है, ठीक है। इम्पल्स टरबाइन में Vr1 Vr2 के बराबर होता है, कितना बार बताया मैं हम आपको। और U टाइम Vw1 माइनस Vw2, पावर जो निकालते हैं ना, तो Vw1 माइनस Vw2 हो गया। देखो अब ये कंप्रेसर नहीं है, ये हमारा क्या है, क्या है टरबाइन है। तो Vw1 नेगेटिव नहीं होगा, Vw1 प्लस Vw2 होगा। Vw2 बेसिकली एक्सेल वाले में Vw2 नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अभी तो मान लो कि प्लस ही है, अपने आप समझ आ जाएगा। तो U Vw1 माइनस Vw2 जो होगा V1 माइनस V2 स्क्वायर बाई 2 के बराबर होगा। लेकिन यही चीज़ जो है कंप्रेसर में भी U टाइम Vw2 माइनस Vw1 होता है कंप्रेसर में, क्योंकि Vw नेगेटिव हो जाता है। उस केस में क्या होगा, V2 माइनस V1 का स्क्वायर स्क्वायर बाई 2 प्लस ये टरबाइन में इसके साथ ये टरबाइन हो गया। अब कंप्रेसर होगा तो Br2 माइनस Br1 स्क्वायर भी आएगा। अब रिएक्शन टरबाइन के लिए अगर बात देर फॉर रिएक्शन टरबाइन, देखो ये कंप्रेसर के लिए थे, एक्सेल के लिए। अब हमारा टरबाइन में ही रिएक्शन वाला की बात करेंगे, रिएक्शन टरबाइन की बात करेंगे, तो उसमें क्या होगा, वी U1 माइनस U2 विल बी इक्वल टू, उल्टा हो जाएगा, V2 1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो जाएगा, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर बाई 2, Br2 स्क्वायर माइनस Br1 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इम्पल्स रिएक्शन हो गया, ठीक है। सब बताइए यहाँ पर आते हैं, इम्पल्स और रिएक्शन की बात करते हैं। इम्पल्स वाले में प्रेशर ड्रॉप टेक्स प्लेस ओनली इन नोजल एंड नॉट इन द मूविंग ब्लेड, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप्स ओनली इन नोजल नॉट इन द मूविंग ब्लेड, ये आपको याद रखना है। प्रेशर ड्रॉप टेक्स बोथ है ना, दीज ब्लेड्स क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। फॉर फिक्स एंड मूविंग दोनों के लिए बता रहा है। प्रोफाइल आर सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, ब्लेड्स डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग वेरी सिंपल है, इम्पल्स स्टेज आर चीपर होता है। तो यहाँ पर क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह डिफिकल्ट है, तो इसका स्टेज बनाना भी डिफिकल्टी होता है। पावर डेवलप्ड एफिशिएंसी वगैरह सब लेस लेस होता है, यहाँ पर पावर डेवलप्ड एफिशिएंसी सब ज़्यादा होता है, तो रिएक्शन वाला ज़्यादा बेटर है, ठीक है। पार्शियल एडमिशन ऑफ स्टीम थ्रू द नोजल, भाई नोजल के थ्रू तरह तरह करके स्टीम भेजते रहते हैं, यहाँ पर ऑल राउंड हर तरफ से मतलब स्टीम हम भेज सकते हैं। प्रीफर्ड फॉर स्मॉल पावर वगैरह लाने के लिए आप क्या इम्पल्स यूज कर लो, अगर ज़्यादा वाला चाहिए तो फिर तो आपको तो एक्स्ट्रा यूज करना ही पड़ेगा, है ना। अब बेस्ड ऑन द शाफ्ट कंडीशन, भाई एक ही शाफ्ट पर हाई प्रेशर इंटरमीडिएट और लो है तो उसको टेंडम बोलते हैं, और अगर क्रॉस कंपाउंड में क्या होता है कि हाई और इंटरमीडिएट, और फिर बाद में जा करके अलग से एक शाफ्ट पे दूसरा वाला होता है लो प्रेशर टरबाइन, दूसरा वाला शाफ्ट यूज करेंगे, उसको बोलते हैं क्रॉस कंपाउंड, है ना। ये सब ज़्यादा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए हम टरबाइन के स्पेसिफिकेशन वगैरह भी होता है, ये सब भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो इम्पल्स वाले के अंदर हम बात करेंगे सिंपल इम्पल्स, हमारे सिलेबस में है सिंपल इम्पल्स, जिसको अब शॉर्टकट में डी लेवल टरबाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी लेवल टरबाइन बोलते हैं। सिंपल इम्पल्स का दूसरा नाम डी लेवल टरबाइन है जी, ठीक है। आइए इम्पल्स वाले में क्या होगा कि जो मूविंग ब्लेड है उससे प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा, है ना। बाकी हमारा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। आइए देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच हो गया है। अब वेलोसिटी जो है एक 100 से लेके मतलब ज़्यादा होता है, वैसे यहाँ थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, it is it is the first working impulse turbine and it consists of single set of nozzle and moving blade। एक ही सेट है मूविंग ब्लेड, बेसिकली नोजल का और मूविंग ब्लेड का। द टोटल प्रेशर ड्रॉप फ्रॉम बॉयलर टू कंडेंसर, सारा का सारा एक ही सिंगल नोजल में होगा, विच गिव्स वेरी हाई रोटेशन स्पीड, 15,000 से लेके 20,000 तक स्पीड चला जाता है, विच एक्सीड्स दी मच अबव द प्रैक्टिकल लिमिट। मतलब कि सारा का सारा प्रेशर को एक ही जगह पर ड्रॉप कराओगे तो वेलोसिटी जो है आपका बहुत ज़्यादा क्या होगा, गेन होगा, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इतना ज़्यादा आ जाएगा कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसी के लिए प्रैक्टिकल लिमिट जो होता है 3,000 के आसपास, उससे भी ज़्यादा चला जाएगा, इतना चला जाएगा 20,000 चला गया, सब टूट फूट जाएगा, ठीक है। इसी के लिए हम कुछ जुगाड़ लगाएंगे, क्या करेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे, मतलब धीरे धीरे करके प्रेशर को ड्रॉप करेंगे, वेलोसिटी धीरे धीरे करके लेंगे, ठीक है।
अब देखो, इट इज डन टू रिड्यूस द हाई रोटेशनल स्पीड ऑफ सिंपल इम्पल्स टरबाइन। बेसिकली जो बहुत ज़्यादा स्पीड था उसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, हाई रोटेशनल स्पीड को सिंपल ब्रिंग करना है, डाउन करना है, पार्शियल लिमिट ऑफ, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके कम करना है। आइए बात करते हैं प्रेशर कंपाउंड रेटिव टरबाइन। अब देखो दो तरीके से हो सकता है, एक होता है रेटिव टरबाइन, ठीक है, मतलब प्रेशर कंपाउंडिंग करने का मतलब कि प्रेशर थोड़ा कम किया, फिर मूविंग ब्लेड में पता है मैं कि भाई हम अलग अलग यूज़ करेंगे भाई, कंपाउंडिंग होगा तो अलग अलग स्टेज यूज़ करेंगे। तो एक स्टेज में क्या है कि नोजल बस मूविंग ब्लेड है, दूसरे में नोजल बस मूविंग ब्लेड, नोजल बस मूविंग ब्लेड, ये इसको बोलते हैं स्टेज। चूंकि इम्पल्स है तो नोजल बस मूविंग ब्लेड होगा। अब इसका कम्बिनेशन होगा नोजल मूविंग ब्लेड, नोजल मूविंग ब्लेड, नोजल मूविंग ब्लेड, ये एक स्टेज ये है, एक स्टेज ये है, ठीक है। अब ये हम क्या करेंगे, एक साथ पूरा अपना ड्रॉप करके पहले की तरह स्टेज में करेंगे। यहाँ पर ड्रॉप किया, फिर मूविंग ब्लेड, फिर ड्रॉप किया, फिर मूविंग ब्लेड, फिर ड्रॉप किया, फिर मूविंग ब्लेड, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट वाला जो मतलब वेलोसिटी जो होगा धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे होगा, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो डी लेवल के लिए जो वेलोसिटी है डायरेक्टली डेल्टा एच हो गया। अब मतलब कि ये सब बेसिकली जानने की बात है कि जो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डी लेवल टरबाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डी लेवल टरबाइन का जो वेलोसिटी है, और आगे पढ़ेंगे रेटायू टरबाइन पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ रेटायू इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ डी लेवल डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन। तो वी रेटायू इक्वल टू वी डी लेवल बटा अंडर रूट एन होता है, ठीक है। ये सब छोड़िए, आगे बात करते हैं। देखो इन दिस टाइप ऑफ टरबाइन, मतलब कि प्रेशर कंपाउंडिंग की बात करते हैं। कंपाउंडिंग इज डन फॉर प्रेशर ऑफ द स्टीम, दैट इज टोटल प्रेशर ड्रॉप इज अरेंज इन मोर देन वन स्टेज एंड ईच स्टेज कंसिस्ट ऑफ सेटअप नोजल एंड मूविंग ब्लेड। एज द एंथैल्पी ड्रॉप इन ईच स्टेज डिक्रीज, इट डिक्रीजेस द रोटेशनल स्पीड। वही है ना, इसी के बाद से बात कर रहा था। वेलोसिटी कंपाउंडिंग अभी भी अब दूसरे तरीके से कर सकते हैं भाई। वेलोसिटी कंपाउंडिंग कहने का मतलब ये है कि एक ही को नोजल यूज करेंगे और फिर हम मूविंग ब्लेड लगा देंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, फिक्स ब्लेड मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड मूविंग ब्लेड करेंगे, ठीक है। इसमें हमारा नोजल का पैसा एक एक को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा नोजल लगाना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एक ही वेलोसिटी कंपाउंडिंग में एक ही नोजल लगाएंगे भाई, एक वेलोसिटी को कंपाउंड कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ेंगे भाई, देखो बताओ। तो प्रेशर हमने क्या किया, यहाँ पर वेलोसिटी का बाउंडिंग हो रहा है, वेलोसिटी को धीरे धीरे करके तोड़ रहे हैं, यानी कि प्रेशर को एक साथ तोड़ दो। तो प्रेशर को हमने एक साथ तोड़ दिया नोजल में। इसके बाद प्रेशर थ्रू आउट द कॉन्स्टेंट है, ठीक है। कंपाउंडिंग तो वेलोसिटी का हो रहा है ना। अब देखो वेलोसिटी क्या हो गया, पहले थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, फिर कांस्टेंट फिक्स मिनट में, फिर मूविंग मिनट में कम हुआ, फिर फिक्स में कांस्टेंट हुआ, फिर बढ़ा। देखो वेलोसिटी जो है मूविंग में हमेशा कमता है, पता होगा आपको, है ना। अब हमारा ये आया है नया फिक्स ब्लेड, तो फिक्स ब्लेड में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नोजल तो है नहीं कि कमेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा, नोजल में बढ़ता है ना, बढ़ेगा नहीं। अब कांस्टेंट रहेगा तो फिक्स ब्लेड लगा दिया, ठीक है। तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग मतलब वेलोसिटी को धीरे धीरे करके तोड़ना। अब प्रेशर कंपाउंडिंग मतलब प्रेशर को धीरे धीरे करके तोड़ रहा है। प्रेशर को तोड़ा, फिर कांस्टेंट, फिर तोड़ा, फिर कांस्टेंट, फिर तोड़ा, तो ये प्रेशर कंपाउंडिंग हो गया, ठीक है। वेलोसिटी 12 घंटे का आराम से। और यहाँ पर क्या है कि भाई एक के बार में पूरा वेलोसिटी, पूरा प्रेशर कम करके कांस्टेंट कर दिया, और फिर वेलोसिटी को बढ़ाया, फिर कम किया, फिर धीरे धीरे कर कम किया, तो ये प्रेशर कंपाउंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग हो गया। In this type of turbine, compounding is done for velocity of the steam. That is, the velocity drop is arranged in more than one stage, and each stage consists of a set of fixed and moving blade. ठीक है। The total enthalpy drop takes place in a single nozzle, which gives very high velocity, and this high velocity is utilized into the work in more than one stage. वही बोल रहा है, ठीक है। यहाँ क्या है कि पीवीआर सिनेमा लिखा हुआ है, प्रेशर कंपाउंडिंग रटायु होता है, वेलोसिटी कंपाउंडिंग क्या होगा, सी से आगे एक क्या आएगा, कर्टिस होगा। तो हमें याद रखना है पीवीआर सिनेमा लिखना है। तो प्रेशर कंपाउंडिंग विल बी एक छोड़ करके आर, यानी रटायु। अब वेलोसिटी कंपाउंडिंग क्या हो गया, कर्टिस हो गया, सिंपल सी बात है। तो सिंपल इंपल्स को डी लेवल बोलते हैं, प्रेशर कंपाउंडिंग को क्या बोलेंगे, डी रटायु बोलेंगे, वेलोसिटी कंपाउंडिंग को कर्टिस बोलेंगे। 50% रिएक्शन टरबाइन को क्या बोलेंगे, 50% रिएक्शन स्टीम टरबाइन को पार्सन टरबाइन बोलेंगे, और 100% वाले को हीरोज बोलेंगे। तो हीरो है तो भाई 100% वाला हो गया, और पार्शियली मतलब पार्सन 50% हो गया, कर्टिस वेलोसिटी हो गया। जनरली सी क्या होता है, स्पीड बोलते हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸। तो सी फॉर सिंपल क्या कर लो, वेलोसिटी कंपाउंडिंग कर्टिस, सी वेलोसिटी हो गया, रटायु क्या, प्रेशर हो गया, ठीक है। अब देखिए जनरल जो हमारा वेलोसिटी डायग्राम है वो हाइड्रोलिक टरबाइन वाला की तरह ही है, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा हमने बना रखा है, बस यही है। देखो इनलेट वाला जो पोर्शन है वो ऊपर होगा, हमें पता है कि ये एक्सेल फ्लो कंप्रेसर का उल्टा है ना। तो एक्सेल फ्लो कंप्रेसर में हमने क्या बनाया था, ऐसे बनाया था, ऐसे किया था, और हमने ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया था, और यहाँ पे ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया था, और ऐसे किया था।
हमने क्या बोला था कि भाई जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है ब्लेड का वो वाला वी आर है, तो ये वाला वन है, ये वाला टू है, ये इनलेट है और ये आउटलेट है। ये वी आर वन हो गया था, ये वी आर टू हो गया था, और इधर उल्टा तरफ वी वन, उल्टा तरफ वी टू। और ये इसी से हमने एंगल नापा था, तो वी वन वाला का अल्फा, ये वाला का हो गया आपका थीटा, है ना। इस तरह से यहाँ भी हो गया था। अब तो इसीलिए ऊपर में वी वन है और नीचे में क्या है, वी टू है। तो यहाँ भी वही होगा, लेकिन ये थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सिंपल सिंपल बनाएंगे, मतलब एक लाइन सीधा खींच देंगे ऐसे यहाँ पर, एक यहाँ खींच देंगे। अब यहाँ से बनाइए भाई, बड़ा वाला वी वन हो गया, फिर वी आर वन अंदर में हो गया, फिर उल्टा जाएंगे, मतलब एग्जिट में जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, वी आर टू अंदर आ जाएगा, वी टू अंदर आ गया, और वी आर टू क्या हो गया, बाहर चला गया, ठीक है। मतलब हाइड्रोलिक टरबाइन की तरह कुछ कुछ है, ठीक है। यहाँ पर बाकी सब सेम है, यू हो गया, वी वन हो गया, वी वन, वी आर वन, वी एफ वन, थीटा बीटा, ठीक है। यहाँ पर भी वी आर टू के और वी एफ टू के बीच के, मतलब वी टू और वी आर टू के बीच के यू बोल दिए, और वी टू के ओरिएंटल कंपोनेंट को वी डबल टू बोल दिए। ठीक है जी, ठीक है। देखो बीटा को फिक्स ब्लेड इनलेट एंगल बोलते हैं, पता है ना। एंगल की बात हो रहा है, ब्लेड एंगल बोलेगा तो बीटा और, देखो फिक्स ब्लेड बोला, देखो अल्फा, और देखो अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा, अल्फा को फिक्स ब्लेड आउटलेट एंगल बोला जा रहा है, और बीटा को फिक्स ब्लेड आउटलेट एंगल बोला जा रहा है। तो थीटा क्या होता है, ब्लेड एंगल होता है ना। हमने क्या बोला था, थीटा और फाइव को हमने ब्लेड एंगल बोला था, लेकिन यहाँ पर फिक्स ब्लेड एंगल बोला तो क्या होगा, फिक्स ब्लेड बोला तो अल्फा और बीटा हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात कर लेंगे थोड़ा। देखो दोनों में क्या है ना कि भाई यू जो है दोनों में सेम है। अब इसको सुपर इम्पोज करके ना इस टाइप का एंगल एक डायग्राम बनता है, जो कि बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, एक यू बनाएंगे, दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। और इधर की ओर बना देंगे वन वाला, जो वी वन वाला हो गया है ना, वी वन वाला बड़ा सा ट्रैंगल बना दिए, ये पूरा खींच दिए, और ये वी एफ वन हो गया। और वी एफ टू जो है ना, जानबूझ के थोड़ा कम बनाएंगे, हाइट इतना ही बनाया, ठीक है। और ये मैंने यू बनाया था, और ये हमने खींच दिया वी एफ टू, इतने इतने हार्ड हाइट बनाया। देखो दोनों में डिफरेंस है, ये जो है ना, ये इसका हाइट और इसका डिफरेंस है, इसको बोलेंगे वी ए, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, ये एक्सेल फोर्स हो गया और ये टेंजेंशियल फोर्स हो गया। भाई ठीक है, देखो ये वी वन हो गया और ये वी आर अगर हो गया। अब ये क्या होगा, इसका आउटर वाला वी आर टू हो जाएगा और वी टू अंदर चला जाएगा, ठीक है। बाकी सब ये क्या होगा, बी अल्फा, थीटा, ये फाई, ये बीटा, ये सब आप लिखे लोगे, बी डब्ल्यू वन क्या है, बी डब्ल्यू टू क्या है, सब लिख लोगे, ठीक है। ये सब हो गया। अब देखो, इफ ब्लेड्स आर सिमेट्रिकल और इक्वी एंगुलर तो थीटा इक्वल टू फाइव। ब्लेड्स बोले एंगल बोले तो थीटा इक्वल टू फाइव। ब्लेड्स आर फ्रिक्शनलेस बोलेगा तो भाई सिमेट्रिकल बोलेगा, स्टीम टरबाइन में बोला सिमेट्रिकल ब्लेड है तो थीटा इक्वल टू फाइव, नॉर्मली होगा, ठीक है। अगर बोलेगा ब्लेड्स आर फ्रिक्शनलेस तो बी आर टू इक्वल टू बी आर वन, मतलब और ईजी है कि बी आर टू और बी आर वन बोल दिया तो क्या हो गया, फ्रिक्शनलेस ब्लेड के लिए हो गया। थीटा और फाइव बराबर हो गया तो क्या हो गया, सिमेट्रिकल ब्लेड के लिए हो गया। इफ अगर फ्रिक्शन है तो हमेशा क्या होगा, बी आर वन जो है ज़्यादा होगा बी आर टू से, या फिर वी आर टू जो होगा, मतलब जो आउटलेट वाला जो वी आर है डेट विल बी सम के टाइम वी आर वन होगा, ठीक है, जो कि जनरली होता है फिक्सन अगर होता है तो। देखो वर्क प्रोसेस में क्या हो जाएगा भाई, एम टाइम वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू होगा। चूंकि हमारा देखो उल्टा उल्टा मूव आया हुआ है ना, देखो ये उल्टा मूव आया हुआ है, ये उल्टा मूव आया हुआ है, तो हम क्या होगा, एक नेगेटिव आ जाएगा ना यहाँ पर, बस वही है, कुछ नहीं है। तुम प्लस मान के चलो, ठीक है। तो ये प्लस मान के चला मैंने। स्टेज क्या होगा, मास फ्लोडेड वी डब्ल्यू वन वी डब्ल्यू टू इंटू यू। अब ये जो पर स्टेज वर्क होता है इसी को बोलते हैं ब्लेड पावर, डायग्राम पावर, रीम पावर। भाई टरबाइन के अंदर ना आपको बोल देगा ब्लेड पावर निकालो, डायग्राम पावर निकालो, रीम पावर निकालो, सब यही है, पर स्टेज का है। और नंबर ऑफ स्टेज से गुना कर देंगे, प्रेसिडेंट निकल आ जाएगा। अब देखो टेंजेंशियल फोर्स और थ्रस्ट की बात करते हैं, एफ टी। एफ टी क्या है भाई, देखो एफ टी ये है हमारा, पता है ना, एफ टी ये है। एफ टी तो ये है, निकालने का तरीका भी है, क्या है, वर्ल्ड वाला कंपोनेंट, ठीक है। कौन सा वाला कंपोनेंट, वर्ल्ड वाला। देखो इसके टेंजेंशियल कौन सा कंपोनेंट है, वी डब्ल्यू टू, वी डब्ल्यू टू है, ठीक है। और एक्सेल वाले में क्या है, बी एफ वन और बी एफ वन है, बस इतना याद रखना है। तो देखो टेंजेंशियल बोलेगा तो एम एम डब्ल्यू, मतलब मास फ्लो रेट, वी डब्ल्यू वन और वी डब्ल्यू टू, बस फोर्स की बात हो रहा है ना, पावर नहीं है कि भाई फोर्स इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू, मतलब मास फ्लो रेट इंटू यू आ जाएगा ना। पावर क्या होता है, पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है ना। अभी हम सिर्फ फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स की बात करें तो एम इंटू वी डब्ल्यू वन इंटू वी टू हो गया, ठीक है। और अगर पावर की बात करेंगे तो एफ टू इंटू यू हो गया, तो यहाँ पर आ गया वी डब्ल्यू वन वी डब्ल्यू टू इंटू यू कर देंगे तो पावर आ गया। टेंजेंशियल पावर की बात कर रहे हैं तो बेसिकली यही होता है। तो इसी के लिए हमारा एम डैश वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू यू आ गया, मतलब डिराइव हो गया आपका ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब हमारा एक्सेल की बात करेंगे, जो कि हमारा थ्रस्ट होता है ना। देखो ये हमारा टेंजेंशियल फोर्स और थ्रस्ट की बात करें। अब हमारा सिंपल थ्रस्ट या फिर एक्सेल थ्रस्ट बोलेंगे तो वी एफ वन माइनस वी एफ टू हो जाएगा, ठीक है। थ्रस्ट और एक्सेल डायरेक्शन में पावर वार के कनेक्शन नहीं होते, इसलिए पावर मत निकालना, बस फोर्स निकाल के छोड़ देना। अब देखो एनर्जी लॉस्ट इन ब्लेड पैसेज ड्यू टू फ्रिक्शन इज गिवन बाय, एनर्जी लॉस तो होगा ब्लेड के पैसेज में, ये ब्लेड है ये ब्लेड है, दोनों के बीच में लॉस होगा, कितना हो जाएगा, वन बाई टू एम। जो देखो
बिटवीन द ब्लेड के पैसेज में जो लॉस होगा दैट इज मास पर टाइम वी आर वन स्क्वायर माइनस वी आर टू स्क्वायर। देखो ये हमारा टरबाइन है, इसीलिए वी वन वाला ज्यादा होगा, वी टू वाला लॉस होगा ना हमेशा। एनर्जी क्या होगा, डिग्रीज करेगा ना, तो वी आर वन से वी आर टू पे चला गया। ठीक है, तो वही हो गया, लॉस क्या होगा, वी आर वन स्क्वायर माइनस वी आर टू स्क्वायर। देखो ये मेंस में पूछा जाएगा, बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल दे देगा, 10 को पार दे देगा, उसमें से एक ये पार्ट भी रहेगा कि बिटवीन द पैसेज एनर्जी लॉस कितना हुआ, इतना हुआ। ठीक है, आइए ब्लेड और डायग्राम एफिशिएंसी की बात करें। सिंपल सी बात है, ब्लेड और डायग्राम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो वर्क डन बाय द ब्लेड जो कि हमारा एमडेक्स वी डब्ल्यू वन वी डब्ल्यू टू इंटू यू होगा डिवाइडेड बाई एनर्जी एट द इनलेट ऑफ द ब्लेड, यानी कि एमडेक्स इंटू वी। अब देखो एनर्जी एट द इनलेट ऑफ द ब्लेड, ब्लेड के इनलेट में क्या एनर्जी है, तो वी वन स्क्वायर बाई टू इंटू एम, यानी कि नोजल वाला वेलोसिटी है ना, बी वन स्क्वायर बाई टू इंटू मास पर रेट, और यहाँ पर मास खत्म हो गया, बचा क्या, टू पर चला गया, टू टाइम यू वी डब्ल्यू वन वी डब्ल्यू टू बाई यू वी वन स्क्वायर आ गया। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद रखना कि एम डेक्स बी डब्ल्यू वन वी डब्ल्यू टू हो गया बटा एम डेक्स टाइम बी वन स्क्वायर वी टू स्क्वायर हो गया। दिस इज सेम एज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ इम्पल्स टरबाइन। डी लेवल जो डी लेवल जो होता है क्या है, इम्पल्स टरबाइन है तो इम्पल्स टरबाइन के बराबर हो गया, सिंपल सी बात है। कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी, देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला बेसिकली ये है। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमें मतलब वही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह करके मैक्सिमम मिनिमम लगा करके हम जो निकालेंगे बेसिकली एक टर्म डिफाइन करेंगे, रो क्या होगा, स्पीड का रेशियो होगा, वो उसका मतलब क्या है, यू यानी कि ब्लेड वेलोसिटी डिवाइडेड बाई वी वन एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ठीक है, जो हमारा ये चक्का घूम रहा है उसको बोलते हैं यू, और जो वेलोसिटी वी वन क्या है, जो जेट स्ट्राइक कर रहा है वी वन वो है, तो यू बटा वी वन यानी कि ब्लेड वेलोसिटी बटा इनलेट वेलोसिटी। स्पीड रेशियो होता है यू बाई वी वन होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम जो सब कुछ करा कुरा करके जो हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी ब्लेड एफिशिएंसी के लिए जो कंडीशन आएगा रो, वो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई टू हो जाएगा, समझे, यानी कि यू बाई वी वन जो होगा डी लेवल टरबाइन के लिए कॉस अल्फा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इम्पल्स टरबाइन पढ़ रहे हैं ना, इसलिए ये बता रहा हूँ। और मैक्सिमम एफिशिएंसी, अब ये जो एफिशिएंसी वाले फार्मूला में, एफिशिएंसी वाले फार्मूला में ये सब, ये एफिशिएंसी वाला फार्मूला कहाँ गया क्या, इसमें हम पुट पाट करेंगे, क्या पुट करेंगे कि रो इक्वल टू ये वाला कंडीशन पुट करेंगे, तो हमारा जो मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगा दैट विल बी कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू वन प्लस के एक्स, कॉस स्क्वायर अल्फा टाइम वन प्लस के एक्स बटा टू। तो एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस फाइव बटा थीटा, क्या, टू बाई वन, यानी कि फाइव बाई थीटा, कॉस फाइव बाई थीटा एक्स हो गया, और के जो हो गया वी आर टू बटा वी आर वन हो गया। ठीक है, तो यानी कि वन प्लस के इक्वल टू दिस वी आर टू बाई वी आर वन, एक्स इक्वल टू कॉस फाइव बाई कॉस थीटा हो गया। ठीक है, फ्रिक्शनलेस बोलेगा तो बी आर टू बराबर वी लगा देंगे, सिमेट्रिकल बोलेगा तो ये लगा देंगे, वो सब करा करा करके मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होगा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली अल्फा जो है 15 से लेकर के 20 डिग्री होता है, 18 डिग्री जनरली होता है। ठीक है, देखो तो ये जो अभी हमने पढ़ा दो कंडीशन की, रो इक्वल टू cos अल्फा बाई टू, रो इक्वल टू cos अल्फा बाई टू एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी इक्वल टू cos अल्फा, जनरल केस में cos अल्फा इंटू वन प्लस के एक्स बाई टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से हटा करके यहाँ लिख सकते हैं वन प्लस के एक्स बाई टू लिख सकते हैं इंटू cos अल्फा। तो ये किसके लिए था, ये सारा का सारा जो हमने पढ़ा है ये भी, ये पढ़ा है हमने सिंपल इम्पल्स टरबाइन के लिए पढ़ा है। किसके लिए पढ़ा है, सिंपल इम्पल्स टरबाइन के लिए पढ़ रहे थे, जहाँ पर इम्पल्स टरबाइन में डिमेरिट ये था कि भाई अगर एक ही स्टेज में करेंगे तो वेलोसिटी तुरंत बढ़ेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, प्रैक्टिकल स्पीड से ज़्यादा हो जाएगा वेलोसिटी। इसी के लिए या तो वेलोसिटी को कर करके तोड़ो, वेलोसिटी का माउंटिंग, या तो प्रेशर को कर करके तोड़ो, प्रेशर का माउंटिंग हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल इम्पल्स टरबाइन हमने पढ़ लिया। और डायग्राम हमारा कैसा था भाई, डायग्राम हमारा ऐसा था। ठीक है, डायग्राम हमारा ऐसा था, मतलब कि भाई बेस यू को सेवन रखते हुए हमने बना दिया, बी एफ टू जो होगा थोड़ा छोटा बनाएंगे, जो डिफरेंस होगा ये बी एफ होगा, ये बी टी हो गया, और यहाँ से जो रिजल्टेंट है दैट इज द इम्पल्स फोर्स, ये क्या है हमारा इम्पल्स फोर्स है, तो इम्पल्स फोर्स ये हमारा। ठीक है, ये बात करते हैं। हाँ, तो ये हमने इम्पल्स वाला पढ़ लिया है। थोड़ा-सा न्यूमेरिकल वगैरह भी डी लेवल का आता है, तो वो बना देना भाई, डायमीटर दिया होगा, यू दिया होगा, तो यू इक्वल टू पाई डी माइनस 60 यूज़ करना होता है। ठीक है, एफटी वगैरह पूछ रहा है, ये सब क्या है, तो एफटी क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है, हम आपको बताए थे ऊपर। ठीक है, और नीचे आता है फटाफट आता है। अब देखो ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी, ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी क्या है, कुछ देखो, ये मान लो कि ये नोजल है, ये मान लो मूविंग ब्लेड है, तो नोजल के आउटलेट पर वी वन स्क्वायर बाई टू है, मूविंग ब्लेड के बाद जो आ रहा है वेलोसिटी वो वी टू है, और यहाँ पर पावर डेवलप हुआ वी वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू हो गया। ठीक है, तो ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा, कितना पावर आया, तो वी डब्ल्यू वन वी डब्ल्यू टू इंटू यू, और देखो डेल्टा एज आइसेंट्रोपिक होगा। व्हाट इज डेल्टा एज आइसेंट्रोपिक, डेल्टा एज आइसेंट्रोपिक मतलब वी वन स्क्वायर बाई टू डेल, देखो बेसिकली होता क्या है कि ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी में तुम क्या करो, नोजल का एफिशिएंसी बटा ब्लेड का एफिशिएंसी करो। ठीक है,
मतलब नोजल बटा ब्लेड करो, तो नोजल क्या है भाई? नोजल हमारा ये है V1² by 2, और ये नोजल से हमें मिला कितना, V1² by 2, लेकिन नोजल को इनपुट कितना गया, H1, और यहाँ H2 था ना, तो वही है डेल्टा आइसेंट्रोपिक का डिफरेंस, H1 - H2 हमने दिया था, और मिला क्या, V1²/2, तो उसका रेशियो हो गया नोजल एफिशिएंसी। और यहाँ से ब्लड एफिशिएंसी कितना आया, तो Bw1 Bw2 इंटू यू डिवाइडेड बाई इसका इनपुट में क्या है, तो वही V1²/2, यही तो होता है ब्लड ब्लड एफिशिएंसी, है ना, इंटू नोजल नोजल का एफिशिएंसी। दोनों गुना करने के बाद जो आएगा उसको बोलते हैं स्टेज एफिशिएंसी। अब डायरेक्ट क्या करना, ये वाला टर्म बटा जो डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक होगा, जो नोजल में इनपुट हो रहा है, वो वाला डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। एक होता है कैरी ओवर कोफिशिएंट। देखो कैरी ओवर कोफिशिएंट वगैरह जो है इम्पल्स करवाने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद में लास्ट में रिएक्शन पढ़ लेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो कैरी ओवर क्वेश्चन होता क्या, इट टेक्स इनटू अकाउंट द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इन बिटवीन द स्टेज। भाई एक स्टेज से दूसरे स्टेज के बीच में कुछ लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का, उसको कंपनसेट करने के लिए एक फैक्टर से गुना कर देंगे, उसको बोलेंगे कैरी ओवर कोफिशिएंट, है ना। तो इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विच शुड बी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन इन द नेक्स्ट स्टेज कंपेयर टू द प्रीसीडिंग स्टेज। मतलब फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच शुड बी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन इन द नेक्स्ट स्टेज कंपेयर टू द प्रीसीडिंग स्टेज। ये वाला एक स्टेज, ये दूसरा स्टेज है। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 1 है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 2 है, तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो अवेलेबल सेकेंड स्टेज में होगा विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट स्टेज, उस काइनेटिक एनर्जी के रेशियो को कैरी ओवर कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसी के लिए कैरी ओवर कोएफिशिएंट अगर तुम 5 से नोट कर रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² है ना, तो V1² बटा V2², ऐसे, ठीक है। मतलब आगे वाला स्टेज का वेलोसिटी V1 क्या है, बेसिकली V1 जो वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं, तो इनलेट वाला की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड स्टेज के लिए जो इनलेट जा रहा है वेलोसिटी, उसको V1 बोला, और जो उससे पहले वाला स्टेज का जो आउट निकल रहा था, V2 निकल रहा था, है ना, उसका स्क्वायर, ये हो गया कैरी ओवर कोफिशिएंट। चलिए हम आगे बात करते हैं। देखो पावर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। मान लेते हैं कि ये फर्स्ट रो है मूविंग ब्लेड का, इधर से V1 आया और निकला क्या, V2। अब ये V2 है, V2 के V2 यहाँ पर नहीं जाएगा, ये जो इस मान लेते हैं कि इसमें जो फिक्स ब्लेड में एंट्री हो रहा है, दैट इज V1 डैक्स, जो V2 के बराबर नहीं होगा, V2 से थोड़ा कम होगा क्योंकि लॉस हुआ है। अब V1 डैक्स कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे, V1 डैक्स का होल स्क्वायर बटा V2 का होल स्क्वायर बराबर 5, 5 दिया जाएगा एग्जाम में, वहां से V1 और इसमें कैलकुलेशन वो निकल के आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी है, देखो टू रो कर्टिस करें ना, कर्टिस मतलब वेलोसिटी कंपाउंडिंग, है ना, मतलब वेलोसिटी कम करो फिर बढ़ाओ, फिर कम करो फिर कमाओ, है ना। तो ये एक फिक्स मतलब वेलोसिटी कंपाउंडिंग में क्या होगा, एक फिक्स नोजल होगा, बाद में फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड होगा। तो देखो फिक्स ब्लेड आ गया, अब फिक्स यहाँ से जो निकला और यहाँ से जो गया, दोनों बराबर नहीं है, इसमें क्या होगा, ये वाला का होल स्क्वायर बटा ये वाला का होल स्क्वायर बराबर 5, दोनों 5 सेम सेम रहेगा अगर दिया रहेगा तो, ठीक है। अब पावर क्या होगा भाई, पावर जनरली VW1 प्लस VW2 इंटू यू होता है, लेकिन किंतु अंतु परंतु अब इसमें क्या हो गया, स्टेजेस है ना, तो VW1 का डबल रेफ प्लस VW2 का डबल रेफ, VW1 यहाँ वाला VW1 यहाँ वाला मतलब चारों सेट का जोड़ दिया, ठीक है, पावर निकल कर गया। छोड़ो, नोट फॉर द टू रो कर्टिस ब्लेड स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट फॉर बोथ रो, द फिक्स ब्लेड आउटलेट एंगल बिकम्स नोजल फॉर द फर्स्ट रो। मतलब ये बोल रहा है कि दो रो कर्टिस होगा ना, तो दोनों के लिए ब्लेड स्पीड सेम रखा जाता है, and for both row of the blade and fix blade and outlet angle becomes nozzle। मतलब फिक्स आउटलेट एंगल जो है फिक्स ब्लेड का बिकम द नोजल एंगल फॉर द मूविंग ब्लेड, मतलब इसका जो फाई और थीटा फाई जो होगा अगले वाले स्टेज के लिए अल्फा बन जाएगा, ठीक है, बस यही बताया जा रहा है। आइए हम रिएक्शन टरबाइन की बात करते हैं। तो रिएक्शन टरबाइन के बारे में बात करेंगी, तो देखो बनेगा तो बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने टरबाइन बोलेगा ना, टरबाइन तो वो सिंपल जो पानी वाला टरबाइन होता है, हाइड्रोलिक टरबाइन, वैसा ही डायग्राम तो है ना। हमने एक ही जगह क्या कर दिया हुआ, सुपर इम्पोज कर दिया हुआ है। अगर सुपर इम्पोज नहीं करना है तो भाई कंप्रेसर की तरह ऐसे बनाएंगे, और देखो कंप्रेसर वाले में ऐसे ऐसे करके दिखा देते ना कि इनलेट और ये हमारा आउटलेट था, और मतलब बिल्कुल इसी डायरेक्शन में टेंजेंशियली, और ये वाला VR वाला था, ये VR1 था, ये VR2 था, है ना। लेकिन इस वाले में क्या होगा कि टरबाइन जो बना रहे थे,
तो हम क्या किए कि बिल्कुल भाई ऊपर वर्टिकल, यहाँ वर्टिकल, और यहाँ पे हम क्या किए, ऐसे करके ऐसे कर दिए, बाहर वाला V1 और अंदर वाला VR1, सिमिलरली यहाँ निकाल दिए, उल्टा हो जाता है V1 V2 अंदर, VR2 बाहर चला गया। अब इसी दोनों को, ये U और इधर का U दोनों बराबर होता है, तो इसीलिए U कॉमन ले लिया था। और इम्पल्स वाले में लगभग यही डायग्राम था, और यहाँ भी यही डायग्राम है, VF1 छोटा होगा, देखो ये VF2 है, ठीक है, VF2 जो होगा छोटा होगा VF1 से, दोनों के डिफरेंस वाला एक्सल फोर्स होगा, और ये वाला टेंजेंशियल फोर्स होगा, ये वाला जो होगा रिजल्टेंट होगा। अब देखो इसमें जो है ना, रिएक्शन वाले में कुछ काम जो है रिएक्शन कंपोनेंट करेगा, और कुछ काम जो है इम्पल्स वाला करेगा। रिएक्शन टरबाइन इज नॉट only due to reaction of reaction, it is also because of the impulse. So reaction is generally term given to impulse plus reaction, and only impulse is called the impulse turbine, but reaction turbine by default it is impulse plus reaction. Okay, देखो इस वाले फिगर में क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी है भाई, ए बी इक्वल टू बी सी क्या है, बेसिकली कुछ भी नहीं है, ए बी बी सी में बनाएगा, देखो ए बी इक्वल टू बी टाइम सी किधर है देखना लगा है, ठीक है, इसे तो हटाओ, सब फालतू चीज़ है। देखो थीटा फाइव बराबर होगा बी आर टू बराबर होगा। देखो रिएक्शन टरबाइन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड रिएक्शन, स्टेजेस कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड एंड द टू, भाई बताया था ना रिएक्शन में क्या होता है, नोजल नहीं होता है तो फिक्स और मूविंग, मूविंग और फिक्स, मूविंग फिक्स, मूविंग फिक्स होता रहेगा, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड मूविंग ब्लेड एंड द ब्लेड पैसेज इज मेड कन्वर्जिंग टाइप, बताया ना, इसमें सिमेट्रिकल ब्लेड नहीं होता है, थोड़ा सा कन्वर्जिंग होता है ना, फॉर बोथ फिक्स एंड मूविंग ब्लेड। इट इन द फिक्स ब्लेड देयर इज ड्रॉप इन द प्रेशर ड्यू टू विच एब्सोल्यूट वेलोसिटी डिक्रीजेज, ठीक है भाई, देयर इज फर्दर ड्रॉप ऑफ प्रेशर इन द मूविंग ब्लेड ड्यू टू विच रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीजेज, द वर्क इज ऑब्टेन्ड इन द मूविंग ब्लेड ड्यू टू द इम्पल्स V1 स्क्वायर, ठीक है भाई, कुछ नहीं है, डायग्राम बनाने की, डायग्राम बनाते हैं, सिंपल सी बात है भाई, ये जो रिएक्शन टरबाइन था उसमें क्या था, यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हुआ, ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ा और यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ा, बस वही बता रहा है कि कुछ नहीं हो। तो भाई देखो इनलेट का एनर्जी जो होगा V1 स्क्वायर बाई 2, हाँ, जब हम इम्पल्स पढ़ रहे थे तो वहाँ बोल रहे कि इनलेट का एनर्जी कितना, सिर्फ V1 स्क्वायर बाई 2, लेकिन जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें रिएक्शन वाला कंपोनेंट भी जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, Br2 स्क्वायर माइनस, ये याद रहे टरबाइन के लिए Br2 स्क्वायर माइनस Br1 स्क्वायर बटा 2 होगा, ठीक है, ठीक है। तो ब्लड एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, Bw1 Bw2 U पहले था, पहले सिर्फ इतना ऐड हो रहा था, अभी इसके साथ साथ ये भी ऐड हो गया, ठीक है, ये हमारा टोटल ब्लड एफिशिएंसी हो गया। रिएक्शन के लिए क्या फर्क पड़ा, तो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा हमने ऐड किया है V1 स्क्वायर बाई 2 में। कैसे याद रहेगा कि Br1 स्क्वायर में से Br2 घटाना है कि Br2 बाई Br1 करना है, तो चूंकि ये रिएक्शन है तो Br2 वाला बड़ा, इसीलिए ये घटाएंगे। अगर इम्पल्स होता तो Br1 में से करते, लेकिन इम्पल्स में तो होता नहीं है, तो सिंपली याद रख लो Br2 स्क्वायर में Br1 स्क्वायर करना है, ठीक है। आइए इंतु किंतु परंतु याद करते हैं भाई, पार्सन टरबाइन में मैंने क्या बोला, 50% रिएक्शन, देखो परसेंट परसेंट में चलेगा ना, 50% हो चाहे 100% हो, रिएक्शन की बात हो रहा होगा, ठीक है। तो पार्सन वाला 50%, मतलब कि भाई 50, मतलब जो ड्रॉप होगा इंथैल्पी का, आधा हो जाए अगर हमारा इम्पल्स में, आधा हो जाए हमारा, सॉरी आधा हो जाए फिक्स में, आधा हो जाए मूविंग में, तो उसको बोलेंगे 50%। अगर तुम्हारा पूरा का पूरा मूविंग में ही हो, उसको बोलेंगे 100%, क्योंकि हमारा डेल्टा एच मूविंग बटा डेल्टा एच मूविंग प्लस फिक्स होता है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इन द प्रैक्टिकल थर्मल पावर प्लांट 50% रिएक्शन स्टेज दैट इज पार्सन टर्बाइन इज यूज्ड बिकॉज द एक्सियल थ्रस्ट एफ ए गेट न्यूट्रलाइज्ड, जो एफ ए है थ्रस्ट, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेटर होता है कि हम क्या यूज करें, 50% स्टेज यूज करें। ब्लेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग भी सिंपल बन जाता है, एफिशिएंसी ऑप्टिमम के बराबर हो जाता है, इसलिए पार्सन यूज करो भैया। आर्ट्स के 50% के लिए मैंने बता रखा था आपको भाई, अल्फा बनाइए, बीटा बनाइए, और यहाँ पर थीटा बनाइए, यहाँ फाइव बनाइए, फाइव बनाइए, उल्टा कर दीजिए, अच्छे से कर दीजिए, ठीक है। B1 लिखिए, B2 लिखिए, BR1 लिखिए, BR2 लिखिए, और ये ऐसे ऐसे कर दीजिए, बराबर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी परसेंट टरबाइन, हमने कंडीशन फॉर मैक्सिमम इम्पल्स के लिए पढ़ा था और पार्सन के लिए पढ़ते हैं, बस खाली कंडीशन याद कर दी भाई, ब्लेड एफिशिएंसी थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। तो कंडीशन आर ऑप्टिमम जो होगा, सॉरी जो रो ऑप्टिमम है, यानी कि U/V1, पहले वाले में क्या था, कॉस अल्फा बाई 2 आ रहा था इम्पल्स के लिए, यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल कॉस अल्फा आया। यहाँ पर एफिशिएंसी क्या हो गया, पहले वाले में क्या था, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस के एक्स बाई 2 था, अगर 1 प्लस के जो था Br2 बाई Br1 था, एक्स जो था कॉस फाइव बाई कॉस अल्फा 1 था। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, वो सब हटा उठा करके सिंपली इम्पल्स वाले में ओनली कॉस स्क्वायर बाई अल्फा बच रहा था, लेकिन रिएक्शन वाले में 2 टाइम कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, ठीक है। कंपेरिजन भी करके बताता हूँ आपको, देखो इम्पल्स वाले में सिमेट्रिकल होगा, थीटा इक्वल टू 5 होगा, एक्शन वाले में नहीं नहीं नहीं, थीटा इक्वल टू ग्रेटर देन 5 होगा, ठीक है।
भाई प्रेशर रिलेटिव वेलोसिटी की अगर बात करेंगे P1 पावर P2 होगा, इम्पल्स में V1 VR2 होगा, यहाँ पर क्या होगा VR1 होगा लेस देन VR2 होगा। कैसे भाई? तो मैंने रिएक्शन में बताया था ना, VR1 उस वाले में क्या होता है, VR1 बिल्कुल ऐसे होता है, इस वाले में क्या होता है कि ऐसे होता है। तो VR2 ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो VR2 ज़्यादा हो गया। ठीक है, इनलेट एनर्जी की अगर हम बात करें तो इनलेट एनर्जी इम्पल्स वाले में सिंपल V1² 2 होता है, लेकिन रिएक्शन वाले में क्या होगा कि थोड़ा सा रिएक्शन कंपोनेंट जो होगा जुड़ जाएगा। याद रखना है कि VR2 बड़ा होता है तो VR2² 2 होगा, ठीक है। VR2 और VR1 में क्या दिक्कत है भाई, दिक्कत समझ में क्यों नहीं आ रहा? देखो यहाँ पर देखो, आपको बताते हैं एक डायग्राम। डायग्राम कहाँ पर है? सबसे आगे, जो सबसे मैंने पहले पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? यहाँ पढ़ा था, यहाँ पढ़ा। देखो VR1 VR2 दोनों बराबर था इम्पल्स के लिए, और इसमें क्या होगा, वेलोसिटी कम रहा, लेकिन जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या हो गया, बढ़ गया मूविंग बुलेट में, VR2 ज़्यादा है, ठीक है। तो यही सब मैं आपको बता रहा था। तो चलिए हम इम्पल्स पढ़ लिए थे, रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। रिएक्शन में भी हम कहाँ पहुँच गए थे? जी हाँ, कंपेरिजन चल रहा था। कंपेरिजन चल रहा था तो V1 इनलेट वाले V1² 2 था, यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट जुड़ गया, ठीक है। अब ऑप्टिमम वेलोसिटी के लिए कौशल भाव 2 होता है, यहाँ पर कौशल भाव हो गया किसके लिए? रिएक्शन के लिए। कौन सा रिएक्शन के लिए? 50% के लिए क्या? नहीं नहीं, जनरल रिएक्शन के लिए, ठीक है। 50% रिएक्शन के लिए क्या होगा फिर? बस ये कंडीशन यूज करेंगे 50% रिएक्शन के लिए। अदरवाइज अदरवाइज फॉर पार, देखो देखो, मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर द पार्सल टर्बाइन बोला है। पार्सल कहने का मतलब 50% के लिए, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये जनरल रिएक्शन टरबाइन के लिए नहीं है, ये ओनली ओनली 50% के लिए। किसके लिए है? 50% रिएक्शन टरबाइन के लिए है। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? हाँ, ठीक है। देखो पार्सन के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, पार्सन के लिए लिखा हुआ है, तो हमारा ये बन के आ रहा है VR2 का ये हो गया। बाद में क्या हो गया, कॉस अल्फा के यहाँ बाई 2 था, यहाँ पर सिंबल आ गया। एफिशिएंसी क्या है? कॉस अल्फा है, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर बाई अल्फा है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल यहाँ पर शुरू होता है, ये सब आप कर दीजिएगा। देखिए एक एक कॉन्सेप्ट बच गया, रीड फैक्टर का, ठीक है। तो रीड फैक्टर क्या होता है बेसिकली बताओ? ये कुछ नहीं है। मान लो कि ये 1 से और 3s जो है डायरेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्ट प्रेशर का ड्रॉप हुआ है ना। और अगर फ्रिक्शन होगा तो भाई ये आपका एक्चुअल थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, है ना। अब हम देखो थोड़ा सा आपको थ्योरी बताते हैं। इट इज द टर्म विच इज यूज टू डिनोट द एक्सटेंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। आपके सिस्टम में फ्रिक्शन है, इरिवर्सिबिलिटी है, इसको डिनोट करने के लिए रीड फैक्टर का यूज होता है। इट इज द रेशियो ऑफ क्यूमुलेटिव आइसेंट्रोपिक enthalpy drop of each stage to the total isentropic enthalpy drop of the initial to final stage। कहने का मतलब जो बीच में आपका स्टेज होगा, मतलब बहुत सारा स्टेज आपने बना रखा है ना ऐसे ऐसे करके, तो आइसेंथैल्पिक देखो एस लगा रखा है ना हमने, तो क्या होगा, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी मतलब वर्टिकल लाइन वाला, वर्टिकल लाइन वाला, वर्टिकल लाइन वाला, वर्टिकल लाइन वाला। तो आइसेंट्रोपिक इंथैल्पी ड्रॉप सारे स्टेज का डिवाइडेड बाय क्या, टोटल आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप। तो भाई ये जो ड्रॉप हो रहा है और ये एक्चुअल वाला हो गया और ये आइसेंट्रोपिक वाला हो गया, तो हर स्टेज का आइसेंट्रोपिक ड्रॉप जोड़ देंगे डिवाइडेड बाय टोटल आइसेंट्रोपिक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बीच में बहुत सारा स्टेज था, उसको बोलेंगे रीड फैक्टर। रीड फैक्टर जो है टरबाइन के लिए हमेशा मोर देन 1 होता है और कंप्रेसर के लिए लेसर होता है। देखो एक और टर्म आता है स्टेज एफिशिएंसी। स्टेज एफिशिएंसी का मतलब हो गया एक ही स्टेज का क्या एफिशिएंसी है, तो वो क्या होगा भाई, ये वाला एक्चुअल डिवाइडेड बाई ये वाला, है ना। तो एक्चुअल इंथैल्पी ड्रॉप बटा आइसेंट्रोपिक, यानी कि डेल्टा एच ए एक्चुअल और डेल्टा एच वन एस। अब ये डेल्टा एच वन एस यहाँ से निकाल निकाल के फुट पाट करेंगे इसमें, है ना। तो हमारा एक कुछ इस तरह से आएगा, आगे करते 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 देखो इस तरह से कुछ आएगा, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच ए टू बाई डेल्टा एच टी। देखो एक्चुअल एक्चुअल बटा टोटल जो टर्म है उसको बोलते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी। भाई ओवरऑल एफिशिएंसी जब करेंगे तो सिर्फ आइसेंट्रोपिक का ऐड नहीं करेंगे, एक्चुअल का अगर ऐड करके आइसेंट्रोपिक वाला से डिवाइड करेंगे तो उसको बोलेंगे ओवरऑल एफिशिएंसी। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट इज हैपनिंग, तो दैट विल बी इक्वल टू, आइए हम बात करते हैं, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गया, ओ शिट, आई थिंक हम बहुत पीछे चले गए हैं। हम्म। बीच में कुछ ग्लिच आ गया है, उसके लिए हमें थोड़ा सा माफ करें। यस, तो मैंने क्या बोला कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हमारा आइसेंट्रोपिक ड्रॉप हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एक्चुअल ड्रॉप हो गया। तो एक्चुअल ड्रॉप एक यहाँ इसी स्टेज में भी है, 1 से लेके 2 एक्चुअल वाला, 2 से लेकर 3 एक्चुअल वाला, ये दोनों एक्चुअल एक्चुअल का जोड़ करके डिवाइड करेंगे डेल्टा एच टी से, यानी कि ऐसे करेंगे एक्चुअल एक स्टेज का दूसरे स्टेज का एक्चुअल बटा
टोटल 1 से लेके लास्ट स्टेज का जो करेंगे आइसेंट्रोपिक, उसको बोल लेंगे ओवरऑल एफिशिएंसी। और अगर सिर्फ आइसेंट्रोपिक वाला ऐड करेंगे, हर स्टेज का आइसेंट्रोपिक वाला ऐड करेंगे, आइसेंट्रोपिक वाला ऐड करेंगे और टोटल आइसेंट्रोपिक डिवाइड करेंगे, उसको बोलेंगे क्या, रीहीट फैक्टर। ठीक है, इसको बोलेंगे रीड फैक्टर बोलेंगे। अब ये क्या है, स्टेज इफिशियंसी बीच में एक आता है। व्हाट इज द स्टेज इफिशियंसी? तो स्टेज इफिशियंसी मतलब कि हर स्टेज का एफिशिएंसी, बेसिकली हमने स्टेज इफिशियंसी डिफाइन किया है ना। स्टेज इफिशियंसी एक के लिए क्या होता है, एक के लिए स्टेज इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 20/20, मतलब कि एक्चुअल बटा आइसेंट्रोपिक एक स्टेज का जो होगा रेशियो, उसको बोलेंगे स्टेज इफिशियंसी एक का। अब मान लेते हैं कि सारा स्टेज का एफिशिएंसी बराबर है, तो हमने कॉमन टर्म यूज कर लिया स्टेज एफिशिएंसी। तो वही होगा कि भाई ओवरऑल एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू स्टेज का एफिशिएंसी इनटू रीड फैक्टर। यानी कि जो ओवरऑल एफिशिएंसी होगा वो स्टेज के एफिशिएंसी के बराबर नहीं होगा, थोड़ा सा रीहीट फैक्टर टाइम गुना करके तब जाके हमारा स्टेज के एफिशिएंसी होगा। ठीक है, ऐसे याद रहेगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, अब कंप्रेसर के लिए ठीक उल्टा गीत गाएंगे, मतलब रीड पर लेस तो हो जाएगा। आइए न्यूमेरिकल के लिए 50% मेंशन है, तो यूज द कंडीशन Br2 बराबर Br1 5 बराबर अल्फा। और देखो 50% सिंपल रिएक्शन बोलेगा तो क्या लगाएंगे। एक्चुअली जो माउस यूज कर रहा हूँ वो गेमिंग माउस है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसमें पता नहीं क्या क्या बटन है, कुछ प्रेस होते ही बहुत आगे रख जाता है। ठीक है, देखो ये रिएक्शन टर्बाइन बोलेगा तो भाई ये होगा, और ये हमने V1 स्क्वायर के टर्म में जोड़ना है। और कॉस फाइव की वैल्यू आधा न होकर के पूरा होगा, यहाँ पर एफिशिएंसी आइडियल केस में कॉस स्क्वायर फाइव न होकर के 2 टाइम कॉस स्क्वायर फाइव बाई 1 प्लस कॉस फाइव होगा। और इसमें जो है जनरल क्या होता है कि ये जनरली जो होता है बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ 1 प्लस के एक्स वाला टर्म भी आता है बाई 2 होगा। वो कब होगा, जब के VR2/VR1 कॉस फाइव बटा कॉस थीटा टू 1/1 नहीं होगा तब। ठीक है, रीड भी हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं सिंपल इम्पल्स टर्बाइन, यानी कि जो डी लेवल टर्बाइन पढ़े थे, है ना। रटायु क्या होता है, रटायु मतलब कि 50% रिएक्शन टर्बाइन होता है क्या, नहीं, रटायु मतलब रिएक्शन टर्बाइन सिंपली। ठीक है, तो देखो रो इक्वल टू यू बाई बी कॉस अल्फा बाई 2 होता है। ठीक है, टोटल पावर बाई 3 स्टेज, वेलोसिटी कंपाउंडिंग इम्पल्स इज 900 किलोवाट पावर इन द फर्स्ट सेकेंड स्टेज। बेसिकली जो है ना स्टेज का जो होगा 5 अगर 3 स्टेज है तो 5:3:1 होगा, 4 है तो 7:5:1 होगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो कटिस के लिए हमारा क्या है बेसिकली, देखो आर ऑप्टिमम जो है कर्टिस के लिए, कर्टिस मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कंपाउंडिंग होता है ना, होता है। तो कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कर्टिस होता है। ठीक है, ऑप्टिमम की वैल्यू कॉस अल्फा बाई 2 एन लगा देंगे, कट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पार्सन के लिए अगर हम बात करें तो वी रटायु इक्वल टू वी डी लेवल बाई अंडर रूट एन होता है। ठीक है, छोड़िए सब बताइए भाई। 50% पार्सल रटायु ये इसका रेशियो ये होता है, ये सब है, मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जानने के बाद देखो, मान लो कटिस है 2 रो कटिस तो 3:1, 3 रो कटिस तो 5:3:1, 4 रो में 7:5:3 इस तरह से होता है। फिर बॉयलर पढ़ेंगे भाई, बॉयलर में मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कोल्ड नोजल आर ओरिएंटेड। बॉयलर मतलब भाई बॉयलर में हम क्या करते हैं, हम गैस जला करके आग निकालते हैं, पानी गर्म करते हैं, वो चला गया। ठीक है, इससे वगैरह हो गया। ठीक है, आगे हम कुछ पढ़ना होगा तो कुछ लेक्चर बचा हुआ है कंडेंसर वगैरह। देखिए ये देखिए हम डायग्राम बताते हैं आपको। स्टीम टरबाइन अगर जो पढ़े थे, देखो इस तरह से स्टेज होता है, एक स्टेज, दो स्टेज, 3 4 5 6 स्टेज ऐसे होता है। देखो ये बेसिकली ना दो हाफ में बना होता है, फिर दोनों जुड़ा होता है। देखो ये हाफ है, इसके ऊपर से एक और हाफ आएगा, बोल्ट वोल्ट कसा कसा जाएगा, फिर चला जाएगा। देखो जो टरबाइन होता है ना, उसमें पहले हाई प्रेशर टरबाइन जाता है, फिर इंटरमीडिएट, फिर जाता है लो प्रेशर टरबाइन में, स्टीम ऐसे जाता है। ठीक है, ये ब्लेड वगैरह का दिया हुआ है, जो मूविंग ब्लेड है, इसका अलग मतलब शेप है, इसका अलग से दोनों अरेंज कर दिया। फिर आपका फ्लो इस तरह से होता है ना। ये सब बताया हुआ है कि टेम्परेचर वेरिएशन, वेलोसिटी वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन, जो हम बना रहे थे ऐसे ऐसे करके, आप लोग को लग रहा है पता नहीं क्या क्या बना रहा है, ऐसे 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 बना रहे थे ना, ऐसे ऐसे करके, ये सब यहाँ बना रहे थे। ठीक है, अब भाई देखो ये जो है ना स्टेज कैसे आया, देखो यहाँ से आया, इसको देखिए इस तरह से बन रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ब्लेड आर लॉन्ग एंड ट्विस्टेड, मैन्युफैक्चरिंग सेपरेटली, बेसिकली ये जो एक ब्लेड है ना अलग से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इसको ऊपर 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 बैठाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है फिनोमेनन। देखो स्टीम एक्सेल फ्लो क्या होता है, स्टीम ऐसे आया और ऐसे फ्लो किया तो एक्सेल फ्लो हो गया। ठीक है भाई, स्टीम रोटर की अगर हम बात करें, देखो भाई इस तरह से हमारा रोटर होता है, यहाँ पर ब्लेड सब लगा हुआ है, बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना सब है। ठीक है, इम्पल्स टरबाइन रोटर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वगैरह सब दिखा रखा है कैसे यूनिफॉर्म है। देखो नोजल इम्पल्स के लिए प्रेशर क्या हो गया, बाद में कॉन्स्टेंट हो गया, ऐसे ऐसे वेलोसिटी हो रहा है। ठीक है, मतलब ये सब देखो तो भाई ऐसे मूविंग ब्लेड है, मूविंग ब्लेड हो गया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये हमने दिखाया कि इम्पल्स के लिए है। ठीक है,
देखो, इम्पल्स वाले में क्या होगा, नोजल होगा, मूविंग ब्लेड होगा। और एक्शन वाले के लिए क्या होगा, फिक्स ब्लेड होगा और मूविंग ब्लेड होगा। ठीक है, ऐसे सजा होगा। नोजल मूविंग, नोजल नोजल मूविंग और फिक्स ब्लेड मूविंग ब्लेड। नोजल मूविंग, नोजल मूविंग, देखो भाई, दो दो अरेंजमेंट पॉसिबल है। या तो आप एक ही नोजल रखो और मूविंग ब्लेड लगा, फिर फिक्स, फिर करो। इसमें क्या होगा, प्रेशर कमांडिंग बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा कि वेलोसिटी को, मतलब यहाँ हमने पूरा गिरा दिया, प्रेशर कम कर दिया, इसके बाद वेलोसिटी वैसे तो बढ़ जाता है, लेकिन निश्चित बढ़ा दिया, मूविंग फिक्स। तो वेलोसिटी को धीरे धीरे करके कम किया, ठीक है। इसको बोलेंगे वेलोसिटी कंपाउंडिंग। यहाँ पे क्या किया था भाई, पूरा का पूरा प्रेशर को धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं ना, तो प्रेशर कंपाउंडिंग हो गया। तो इसको रटाई बोलेंगे, वी डी लेवल बटा अंडर रूट एन, ठीक है। देखो ये यहाँ पर देखो, ब्लेड कैसे, ब्लेड यहाँ से निकल जाता है भाई, यहाँ फिक्स भी होता है। दिस इज ग्रूव फॉर इंसर्टिंग द ब्लेड। दो हाथ में बनता है, देख रहे हो, देखो ये पूरा इंडस्ट्री है, पूरा डिपो है एक तरह से। स्टेटर रखा, फिर रोटर रखेंगे, फिर केसिंग डालेंगे, बंद करेंगे, इस तरह से है। रोटर केप्ट ओवर द स्टेटर, है ना, केसिंग प्लेस्ड। दिस इज हाउ द फिक्स ब्लेड इज असेंबल इन द स्टेटर। भाई स्टेटर के अंदर फिक्स ब्लेड कैसे फिक्स किया जाता है। फ्रेंचिस टरबाइन जो वाटर वाला टरबाइन है, देखो वो इस तरह से होता है। फ्रेंचिस मतलब कि इसका जो रेडियल आउटपुट, रेडियल डिस्चार्ज जो है 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल कंबशन का उल्टा हो गया। ठीक है भाई, देखो ये सब बहुत है। ओनली वन रनर इज पुट इनटू द वॉलंटरी केसिंग, ये सब भाई बहुत चीज़ है। ये सब आप देख रहे हैं, ठीक है। आइए हम बात करते हैं। ये लेक्चर जो हमारा खत्म हो गया है, और इसके बाद कुछ लेक्चर आएगा, वो बेसिकली न्यूमेरिकल का जो फॉर्मूला वगैरह है, जो न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स अपनाने पड़ते हैं, वो स्टेप स्टेप का मैं थोड़ा सा एल्गोरिदम आपको बता दूंगा कि कब क्या क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमारा जनरली पावर प्लांट जो है, मेन टॉपिक खत्म हो गया है। और थोड़ा बहुत नोजल एफिशिएंसी का बचा हुआ है, वो अगले लेक्चर में आप देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स, बाय।